but it is defined as the capacity of a body, या फिर you can say the capacity of doing work. वर्क करने का कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी. एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हमें दिखता नहीं है. ओके, बट एनर्जी को मेजर करने का तरीका क्या होता है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं इस बॉडी के थ्रू या फिर इस एजेंट के थ्रू हम कितना काम कर सकते हैं. जितने काम हम कर सकते हैं उसी को उसका एनर्जी बोला जाता है. दैट मीन्स द कैपेसिटी कैन बी हायर, द कैपेसिटी कैन बी लोअर. हायर द कैपेसिटी, हायर द एनर्जी ऑफ द बॉडी, लोअर द कैपेसिटी, लोअर द एनर्जी ऑफ द बॉडी. ये जो वर्क करने का कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं. ये एनर्जी का बहुत सारा क्लासिफिकेशन होगा. तो सबसे पहले हम जो टाइप ऑफ एनर्जी को यहाँ पे पढ़ने वाले, दैट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको. मान लो ये कोई दीवार है, इस दीवार में मान लो यहाँ पे कोई एक नेल है ऐसे, जो पार्शियली इनसाइड द वॉल एक नेल है जो इसको लग के थोड़ा सा हल्का सपोर्ट में ये टिका हुआ है. वी हैव ए हैमर हियर. दिस इज द हैमर. बट इस हैमर के सारे क्या इस नेल को मैं अंदर ले सकता हूँ, यहाँ पे रख दूंगा तो ये हैमर खुद ब खुद काम नहीं करेगा. बट इस हैमर को अगर मैं जोर से ला के ऐसे नेल को हिट कर दूँ, इस हैमर को ला के मैं अगर इस नेल को हिट कर दूँ, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ये जो नेल है ये पॉइंट लगभग आके यहाँ तक पहुँच गया. मतलब दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. और ये फोर्स यहाँ पे लग गया, हम बोलेंगे इस नेल पे वर्क हुआ. बिकॉज दिस हैमर वॉज ओरिजिनली ड्रेस्ड, इट कुड नॉट डू एनी वर्क, बट नाउ ये हैमर को हमने थोड़ा सा मोशन दे दिया. मोशन का मतलब हमें थोड़ा सा स्पीड दे दिया. जैसे हमने इसको स्पीड दे दिया, अब इस नेल के ऊपर ये काम करने लग गए. अब ये जो एनर्जी, क्योंकि ये काम कर रहा है तो इसका मतलब इसी काम करने का कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी के नाम पे डिफाइन करते हैं. नाउ द हैमर इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, और उसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी. और एनर्जी उसके पास आया कहाँ से, बोलेंगे सर डेफिनेटली स्पीड से आया. यहाँ पे मास का भी रिक्वायरमेंट होता है. कल को इस हैमर की जगह एक नीडल को अगर मैं ला के टकराऊँ, जितने भी जोर से हिट कर दो, वो इस नेल को अंदर जाने में हेल्प नहीं कर सकता. तो इस हैमर के पास ऑलरेडी कुछ मास था जो कि सिग्निफिकेंट था. तो मास का भी कंट्रीब्यूशन हम लोग समझ रहे हैं. बट फिलहाल हमने मास को साइड लाइन किया, क्योंकि हम जितने भी प्रकार का एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे सब में मास तो आएगा ही. लेकिन मास के साथ साथ एक एसेंशियल चीज़ इसमें जुड़ गया, दैट इज स्पीड. क्योंकि ओरिजिनल मास तो इसके पास था ही, क्योंकि इसके पास कोई स्पीड नहीं था. अब इस नाल से, इस हैमर से इस नेल के ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहा. लेकिन कारण वी हैव गिवन इट स्पीड, it is capable of doing work, and that energy associated with the moving object is called kinetic energy. So what is kinetic energy? It is the energy possessed by a body due to its speed. So it is the energy possessed by a body due to its speed only. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होता है. तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन पढ़ते हैं. अगर काम करने का कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी बोलेंगे तो एनर्जी का बहुत सारा वेरिएशन है. उसमें से सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी. मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास m है. इसका इनिशियल वेलोसिटी हमने मान रखा 0 पे था. इस ऑब्जेक्ट पे हमने इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दी. वी नाउ दैट द बॉडी फ्रॉम रेस्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली. क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे था, इस बॉडी पे कुछ एक्सीलरेशन लग जाएगा कोई ये डायरेक्शन में. इस एक्सीलरेशन के कारण ये बॉडी चल के कुछ यहाँ से यहाँ तक आ गया मान लीजिए, और आते आते इसका वेलोसिटी हो गया v. और इस जर्नी के दौरान इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया s डिस्टेंस. क्या हम मान के चलेंगे इस बॉडी पे फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है,
इसका मतलब वी आर गोइंग टू डू, वी हैव डन सम वर्क ऑन द बॉडी. वाई? सो वर्क इज सेड टू बी डन इन अ बॉडी इफ देयर इज फोर्स एंड इफ देयर इज डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है. तो कन्फर्म है इस बॉडी पे क्या हो रहा है, इस बॉडी पे वर्क हो रहा है. ओके, लेकिन मैं क्या मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्क या एनर्जी? आई एम इंटरेस्टेड टू मेजर द काइनेटिक एनर्जी. मुझे पता है इस बॉडी के अंदर कुछ स्पीड आ गया v, और स्पीड के कारण इसमें कुछ एनर्जी होगा, क्योंकि हम एनर्जी पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्पीड. अगर इसमें कोई स्पीड आ गया v स्पीड, इसका मतलब इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी भी आ गया. बट इस काइनेटिक एनर्जी को मेजर कैसे करें? सर, एनर्जी को मेजर करने का जो तरीका होता है, हम वर्क डन को देखते हैं, क्योंकि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. इसके अंदर कितना वर्क करने का कैपेसिटी होगा, दैट कैन बी मेजर्ड बाय द फैक्ट दैट हमने इसके ऊपर कितना वर्क किया टू ब्रिंग इट टू ए स्पीड ऑफ v, टू ब्रिंग इट टू ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ e. काइनेटिक एनर्जी में कुछ v के साथ एसोसिएटेड है. मान लो यहाँ पे आने के बाद इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी e हो गया. इस काइनेटिक एनर्जी को हमने लाया कैसे? बाय अप्लाइंग सम फोर्स एंड प्रोड्यूसिंग सम डिस्प्लेसमेंट ऑन द बॉडी. हम अगर ये चीज़ मेजर कर लेंगे हम बॉडी पे कितना वर्क किए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ s. ठीक है, इसी चीज़ को मेजर करने के लिए हमने जो तरीका बनाया वो तरीका ये है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² इक्वल टू 2as. आपको मैं पहले ही बता दूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, लोअर क्लासेस से हाफ mv² होता है. कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पे मास भी अवेलेबल होता है, स्पीड भी अवेलेबल होता है. इसलिए हम कोशिश करते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशंस में मास का एंट्री करा दें. मास का एंट्री कराने के लिए मैंने बोला सर एक काम करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सर आप जो वर्क डन निकालोगे, अच्छा यहाँ पे मैं एक ही फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, मान लेता हूँ कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है. ओके, और कोई दूसरा फोर्स होगा तो उसी का भी वर्क डन हमें जोड़ना पड़ेगा. इस सिचुएशन में हमने ये मान के चला कि इट इज अ फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस, और इसी सरफेस में कोई दूसरा और फोर्स नहीं है. जितना भी वर्क डन हो रहा है यही फोर्स कर रहे हैं, तो इस फोर्स के कारण जितना भी वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, अगर दूसरा फोर्स होता तो इसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा घट जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस. ठीक है, मतलब वर्क डन बाई फोर्स F विल बी हाउ मच. हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, with the force and displacements in the same direction, थीटा बिकम्स 0 डिग्री. तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं F इंटू एस का प्रोडक्ट से. सर F कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला, क्योंकि हमने एक ही तो फोर्स मान लिया, तो दिस इज द नेट फोर्स ओनली. F कैन बी रिप्लेस बाय द फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट s. आप मास को रखना चाहते हो, a और s को दोनों को गायब करना चाहते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. मास तो रहेगा, हाफ को लाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से हाफ आ जाएगा, और हमें स्पीड लाना है, तो इसका मतलब ना एक्सेलरेशन चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट चाहिए. इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो. आप चाहे एक्सेलरेशन की जगह लिख दो v² - u² / 2s इक्वल टू एक्सेलरेशन. ये 2 और s दोनों को मैंने नीचे ले आया. नाउ a becomes the subset of the formula, a is equal to v² - u² / 2s. Let us replace this a by v² - u² / 2s. Already we have a displacement of s and the mass of the body is m. Cancelling s on both sides, sorry, on the numerator and denominator, we get it as half m v² - u². This is half, we have taken half outside, and this becomes half m v² - u². Half into m, u² is already taken to be 0, क्योंकि body has started its initial journey from rest only. So this is going to be half m v², and this is going to be the formula for kinetic energy. क्योंकि जितना भी वर्क आपने इसमें किया है वही वर्क किस में यूटिलाइज हुआ, टू ब्रिंग फोर्थ द स्पीड ऑफ v. इसका मतलब इस स्पीड के साथ जितना भी एनर्जी एसोसिएटेड होगा उतना ही वर्क डन हमने इसी फोर्स से किया हुआ है. यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि और दूसरे कोई एडिशनल फोर्सेस यहाँ पे नहीं है. ओके, ये फोर्स जो है नेट फोर्स ही है. ठीक है, तो नेट फोर्स जितना वर्क करेगा वही स्पीड में कन्वर्ट हुआ है, उसी फोर्स के कारण स्पीड में कन्वर्ट हुआ है, और उसी स्पीड के कारण उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुआ है, और वही काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. आज हाफ एम v². हमने इसको फॉर्मूला बना दिया. अगर कोई m मास का बॉडी कोई v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा, दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू m इंटू v². ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी हमें नजर रखना है.
अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना बेटा, उसका फॉर्मूला देख के आप ये भी पता कर सकते हो। आप कभी कभी आंसर में काइनेटिक एनर्जी को अगर नेगेटिव ले आए तो गलत होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो, हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और v का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर वेलोसिटी को डायरेक्शन वाइज भी पुट कर दोगे ना, -10 का स्क्वायर भी 100 आएगा, -5 का स्क्वायर भी 25 आएगा। तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑफ द बॉडी। इक्वल टू जीरो का केस कब होता है, व्हेन द बॉडी इज हैविंग जीरो वेलोसिटी और मास जीरो। वो तो पॉसिबल नहीं है फॉर एनी पार्टिकल, कुछ ना कुछ तो मास होगा, बट इसका मतलब स्पीड को जीरो करना पड़ेगा for a given particle to have the zero value of kinetic energy. This is the minimum value of kinetic energy that we can have. Okay, तो kinetic energy can never ever be negative. समझ में? ठीक, ये है kinetic energy का फॉर्मूला और डेरिवेशन हमने किया। अब kinetic energy को थोड़ा सा आगे यूज कर रहे हैं। मान लो ये कोई m मास का बॉडी है जो कि ओरिजिनली कुछ u वेलोसिटी से जा रहा था, इस पे हमने फोर्स लगा दिया ऐसे, तो कुछ देर तक ही चलेगा बेटा। चलने के बाद इसका वेलोसिटी में चेंज होगा। सर ऐसे कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हो? व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन देयर विल बी अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। सपोज द वेलोसिटी हैज चेंज्ड फ्रॉम u to v. Let us suppose that s is the displacement covered during the entire journey. I want to say that there may be any number of forces. Right now this F is not the exact force, that is the F net. That suppose there are two forces acting on the body simultaneously, we are considering only the net force. For the simplicity मैंने टाइम बिंग में क्या कंसिडर किया, F is the only force acting on the body. आप इसको नेट फोर्स मान लो, या फिर आप मान के चलो कि दूसरा कोई फोर्स इस सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहा है। बता बेटा, what is going to be the work done on the body? Confirm है that work done is going to be force times displacement only. Okay, this is the work done on the body, force times displacement. एंड हम जानते हैं ये फोर्स में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं m इंटू a इंटू एस का। एंड हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी था। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है? v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, था कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं m इंटू a, यानी कि m और a को हमने रख दिया और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट से वर्क डन आएगा। उसी वर्क डन को ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू यूनिट्स लाइक दिस। हम ये कोशिश कर रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क से रिलेट करने का क्या तरीका होता है। बताओ बेटा, m इंटू ए तो हमने रख दिया, एक काम कर सकते हैं s को रिप्लेस कर दो। s को रिप्लेस करने का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? तो 1/2a इधर आ जाएगा। वी कैन राइट इट एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मैंने s को रिप्लेस कर दिया, m इंटू ए इंटू 1/2a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऐसे ही कैंसिल हो गया। दिस इज गोइंग टू बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम स्क्वायर। मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। व्हाट इज दिस? यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर हमने क्या कैलकुलेट किया? वर्क डन ऑन द बॉडी बाय विच फोर्स? बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। हमने इसको एफ नेट ही माना है। हमने तो एक ही फोर्स दिखाया था। अगर कल को एक जगह 10 फोर्स लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फोर्स का नेचर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नेचर का फोर्स हो और कितने भी वेराइटीज ऑफ फोर्स हो, अगर हम सारे फोर्स के कारण टोटल वर्क डन निकालेंगे, that is always going to be the change in kinetic energy of the body.